इस सवाल में जो बोल रहा है अपने पास वो देखो पहले कि 10 kg का ब्लॉक है अपने पास, है ना, 10 kg का मास है जिसको रोका गया है, जिसको रोका गया है किसी वॉल के अगेंस्ट, वहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ, ठीक है। तो वॉल और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा जिसकी वैल्यू 0.5 के बराबर है। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दिया हुआ, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स अपने को निकालना है। देख बेटा, अगर इस फोर्स का प्रोजेक्शन ले बेटा तो इस फोर्स के दो प्रोजेक्शन होंगे, एक तो होगा, एक तो होगा इधर और दूसरा होगा ऊपर की तरफ। होगा क्या, होगा क्या, ऊपर की तरफ का जो फोर्स है उसका प्रोजेक्शन होगा एफ कॉस थीटा और इधर के फोर्स का एफ साइन थीटा। अब आपको चेक करना नॉर्मल क्या होगा। नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट पॉइंट पे देखें, कांटेक्ट पॉइंट कहाँ है, इधर है, और इसको प्रेस कर रहा है ये कितने से, इसको पीछे की तरफ ये फोर्स लगा रहा है ना, ये फोर्स पीछे को या वॉल की तरफ दबा रहा है, और इसी के अपोजिट नॉर्मल आएगा, मतलब नॉर्मल इधर आ रहा है अपने को, तो ये हो गया नॉर्मल। यानी नॉर्मल किसके बराबर हो गया बेटा, नॉर्मल बराबर हो गया एफ साइन 30 डिग्री के, 30 डिग्री के। अब एक और फोर्स लग रहा है, इसका वेट लग रहा होगा, तो यहां पे लगेगा mg और यहां पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। उन दोनों को लिख लेते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हुई, म्यू टाइम्स नॉर्मल, mg यहां लगा, ठीक है, mg यहां लगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को रुके रहना है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब जीरो। एफ कॉस थीटा और म्यू एन दोनों किसके बराबर हो जानी चाहिए, mg के बराबर हो जानी चाहिए। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो एफ कॉस 30 डिग्री प्लस म्यू इंटू नॉर्मल जो कि है एफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए, mg। mg अपने पास कितना है, 10 × g, तो 100, ये है mg। अच्छा, f को कॉमन निकाल लो, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस म्यू की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 100। अब और इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा f, इसको एलसीएम ले लो तो 2√3 प्लस 1, और यहां पर ये आ जाएगा 4 × 100 हो जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 400 डिवाइडेड बाई √3 की वैल्यू कितनी, 1.73 इंटू 2, तो 3.46 प्लस 1। अब इसको और कर दोगे आप तो कितना आएगा, 400 प्लस 4.46, ठीक है। अब देखो, इससे आप सिंप्लीफाई करो अब, और देखो आपका आंसर कितना आता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, बस आपको अब डिवाइड करना है, ठीक है। समझे, सवाल को फिर से समझे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे प्रोजेक्ट किया गया है 20 मीटर पर सेकंड से। तो देखो बेटा, अगर कोई भी रफ सरफेस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ होती है, तो इसको रोकने का काम कौन करता है, फ्रिक्शन करता है। फ्रिक्शन का रिटार्डेशन अगर बोला जाए तो कितना लगता है, देखो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, म्यू इंटू जी के बराबर है, इंटू एम। तो अगर इसका रिटार्डेशन बोला जाए तो m इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एम जी के बराबर हो जाएगा। कट गया, मतलब रिटार्डिंग फोर्स या रिटार्डिंग एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कितना है, म्यू जी के बराबर। अब ये बात अपने को पता चल गया कि सर रिटार्डेशन तो ये है आपसे। अब रिटार्डेशन पता चल गया बेटा, रिटार्डेशन पता चल गया तो आप क्या लिख सकते हैं, रिटार्डेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जी, यानी ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जी, ये हम लोग लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया ना, आ जाओ। अब ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डीवी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू जी। इसको और सिंप्लीफाई कर अपने को वेलोसिटी पूछा है बेटा, तो वेलोसिटी कैसे आएगा, यहां से इंटीग्रेट कर दें तो डीवी ये रहा, इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट है जी म्यू डी टी, ठीक है। देख बेटा, अब इसको वापस से अपन इंटीग्रेट अगर करने लगे, इनिशियल वैल्यू कितनी दी गई है 20, फाइनल कितनी दी गई है v, तो आप क्या लिख सकते हैं, डीवी का इंटीग्रेशन v और फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास,
v की वैल्यू कितनी आ गई, -g। अब देखो म्यू dt को आप क्या बोल सकते हैं, एरिया अंडर कर्व, इसी को तो हम लोग बोलते हैं, इंटीग्रेशन है ये, एरिया अंडर म्यू टू कर्व। ठीक है, तो कौन कौन सा एरिया है, देख बेटा अपने को दिख रहा है, एक रेक्टेंगल है सर, ये दूसरा रेक्टेंगल है छोटा वाला, और एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो इन सब का अलग अलग एरिया निकालिए और सब एरिया को ऐड कर दीजिए, ट्राई करिए। देख बेटा, अगर आप इस पार्ट का एरिया ले, है ना, A1 का एरिया ले, तो A1 मैं बोल देता हूं वो कितना अपने पास 0.5 इंटू 2 के बराबर है। A2 छोटा वाला रेक्टेंगल ले ले, छोटा वाला एक रेक्टेंगल, तो 0.3 इंटू 2 के बराबर है वो, तो ये आ गया 1, ये आ गया 0.6। ठीक है, थर्ड ट्रायंगल ले ले, वो कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 2, हाइट है 0.2, तो ये कितना आ गया 0.8, यानी कि 0.8, यानी v-20 इज इक्वल टू माइनस जी की वैल्यू 10, एरिया अंडर कर्व कितना हो गया 1, 0.2 हुआ ना, सॉरी 0.2 हुआ ये, तो ये आ गया 1.8 के बराबर, यानी v-20 इज इक्वल टू -18। इसको और लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 20 - 18, यानी ये आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये सवाल करो, बोल रहा फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg ब्लॉक कितना होगा, ब्लॉक पे के ऊपर ब्लॉक वाला याद करो, उसी से बन जाएगा ये, ट्राई करिए। नहीं बेटा, जिनका नहीं आया, अपने पास फ्रिक्शनल फोर्स है, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, हम लोग देखते हैं दोनों में सबसे कम कौन सा है, सिस्टम का पहले देख लेते हैं। तो सिस्टम के लिए अगर आप एक्सेलरेशन देखें, वो कितने के बराबर है, फोर्स अपॉन सम ऑफ द मास, जो कि है 101, यानी ये है फोर्स जो कि है 10 न्यूटन का 101, यानी ये लगभग आ जा रहा है कितना, 0.1 आसपास होगा ये लगभग, है ना। और अगर हम लोग देखें इस पे जो फोर्स लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स, वो किसके बराबर है, वो आइदर मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हो m1 सकता into है। a। ठीक है, या तो फ्रिक्शन फोर्स को किसके बराबर लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स mg के बराबर है ये। तो अगर ये क्रिटिकल है ना, क्रिटिकल है, म्यू टाइम्स, म्यू की वैल्यू 0.5, mg की वैल्यू 10, तो कितना आ गया ये 5। बट क्या जो ब्लॉक है वो 5 न्यूटन लगाएगा, या जितना जरूरत है वही लगाएगा, अपन जानते हैं कि फ्रिक्शन बहुत चालाक होता है, तो वो जितना जरूरत है उतना ही लगाएगा, मतलब 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 0.1, यानी आ गया 0.1 न्यूटन के बराबर, यही हो जाएगा आंसर। इस सवाल को सभी लोग ट्राई करें, ये एज अ फॉर्मूला भी हो जाएगा, तो इस सवाल को पढ़ें। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सवाल को, पहले क्या बोल रहा है सवाल में, एक ब्लॉक ऑफ मास m है जो t टाइम में स्लाइड डाउन करता है ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, हाइट h है। अगर सेम ब्लॉक स्लाइड डाउन होता है ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, है ना, तो पहले स्मूथ लिखिए फिर रफ लिखिए, और सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, सेम हाइट होता है, बट ये लेता है n टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, जितना भी टाइम लिया था पहले उसका n टाइम्स हो जाता है। तो बताना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, है ना, डिस्टेंस को सेम रखिए, और उसके लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू एक्सलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है अपने को। तो एक स्मूथ के लिए लिखिए, एक रफ के लिए लिखिए, दोनों को इक्वेट करिए, वहां से आएगा, ट्राई करिए। सवाल को देखें क्या क्या बोल रहा अपने पास, इस सवाल में क्या क्या बोल रहा अपने पास, उस चीजों को पहले समझें। इस सवाल में अपने पास बोल रहा, इस सवाल में अपने पास बोल रहा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ, उसका टाइम भी दिया हुआ, है ना, ऑब्जेक्ट का मास और टाइम अपने पास दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है इसमें, स्लाइड डाउन करता है स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन पे, स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन पे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है, हाइट h से आ रहा है। अच्छा, चलो बेटा देखते हैं, ये अपने पास स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन जिसका हाइट दिया हुआ है h थीटा, मान लो ये डिस्टेंस x है ना, सेम हाइट दिया तो डिस्टेंस भी ये सेम ही ट्रैवल करेगा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे आता है तो अपन क्या लिखता है, अगर x डिस्टेंस वो चला है तो x इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सलरेशन, स्मूथ के लिए एक्सलरेशन कितना होता है अपने को पता है, अगर स्मूथ सरफेस हो तो एक्सलरेशन कितना होता है, याद है क्या, एक्सलरेशन होता है mg, एक्सलरेशन होता है g साइन थीटा, तो हाँ g सर। साइन थीटा लिख दिया हम लोगों ने, इंटू टी स्क्वायर, ये आया पहला स्मूथ के लिए।
अगर बेटा रफ सरफेस हो, है ना, अगर रफ सरफेस हो, ये एंगल थीटा है, तो रफ सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने पास कुछ म्यू होगा। अगर सेम डिस्टेंस से ये चल रहा है, ये ब्लॉक सेम डिस्टेंस से ही चल रहा है, मतलब ये भी एक्स से ही चल रहा है, क्योंकि एच और थीटा सेम है तो एक्स भी सेम होगा। तो इसके लिए रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन जो इसका होता है रफ सरफेस पे, वो कितना होता है, याद है क्या, जी कई बार? साइन थीटा, जी गलत। साइन थीटा माइनस म्यू जी। माइनस म्यू जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हो जाता है जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सेम डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या लिख दे, डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, कितना हो गया, एन टी का स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है सवाल में कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर दो, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को बराबर कर दो। तो कितना लिख सकते हैं आप, हाफ जी साइन थीटा, हम लोग बात कर रहे थे जी साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, जी को कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में कितना आया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम बोला है, टाइम बोला है कितना, एन टी का स्क्वायर। अब यहां से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो इधर आया साइन थीटा इंटू, यहां पे है अपने पास कितना, यहां पर अपने पास कितना है, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर, यानी कि 1/n² अगर आप कर दे बेटा तो क्या आ जाएगा, 1/n² कर दें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो म्यू बाई टेन थीटा को इधर ले आया, यह आया 1 माइनस 1/n², और म्यू की वैल्यू आ गई टेन थीटा 1 माइनस 1/n², ये हो गया आपका आंसर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। और अपन जानते हैं और बात करते हैं सूडो फोर्स से पहले, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, अच्छा, ये क्या होता है बेटा, अपने न्यूटन के जितने लॉज हैं सभी वैलिड हैं किसके लिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आइदर रेस्ट पे हो या मूव कर रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो कहले क्या कहलाते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अपना अर्थ रेस्ट पे नहीं है, घूम रहा है, बट बट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसलिए ये अपने लिए क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में हो, या जो कि आइदर रेस्ट पे हो, आइदर रेस्ट पे हो, और और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में हो, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में हो, वो क्या कहलाता है अपने लिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। यहां तक समझ में आया, बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ऐसा अगर हो कि अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव करने लगे, जैसे मान लीजिए, मान लीजिए कि हम लोग अगर बात कर रहे हो, हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि अपना जो बस है, अपना जो बस है वो किसी मोशन में, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ले लें इसके पहले, ठीक है, किसी वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लें, तो आप यहां से बैठे या फिर अंदर बैठे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूटन के लॉ अभी भी वैलिड हो जाएंगे। लेकिन मान लो बेटा ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, अभी ये एक्सेलरेटेड मोशन में हो, तब जब आप यहां पर बैठ के देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि बस आगे जा रहा है, और जब आप अंदर देखते हैं बैठ के तो आपको दिखता है क्या, दुनिया पीछे जा रही है। तो यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस है। तो अगर हम लोग ऐसे में बैठे जो कि एक्सेलरेटेड मोशन में हो, तब अपने को न्यूटन्स के लॉ हम लोग नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, तो ऐसा
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि कैसा हो बेटा, जो कि कैसा हो, एक्सेलरेटेड हो, जो कि एक्सेलरेटेड हो, जो कि एक्सेलरेटेड मोशन में हो। वहां पे हम लोग क्या नहीं लगा सकते, वहां पे हम लोग क्या नहीं लगा सकते, न्यूटन्स के लॉ नहीं लगा सकते। तो क्या सर ऐसे में कैसे हम लोग न्यूटन के लॉ लगाएंगे, कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, कैसे न्यूटन का लॉ वैलिड हो पाएगा? तो टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉ, टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉ, टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉ in non-inertial frame of reference, to validate Newton's law in non-inertial frame of reference, what we do, we apply a हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स कैसा फोर्स है सर, स्यूडो फोर्स कैसा फोर्स है, ये वही फोर्स है जो किस बस पे लग रहा होगा, या यहां से एक पहले स्यूडो एक्सेलरेशन आप निकाल लें। तो स्यूडो एक्सेलरेशन हम लोग लगाएं। अब जैसे ही आप इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे, तो उसे इनर्शियल बनाने के लिए क्या करें, आप पीछे के तरफ मास इनटू एक्सेलरेशन या एक इमेजिनरी फोर्स बता दे। उस इमेजिनरी फोर्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, उतना ही जितने से वो बस जा रहा हो, उतना ही जितने से बस जा रहा हो। तो एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितने से बस जा रहा है या अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे जा रहा है। बट जैसे ही आप अंदर बैठते हैं तो उसी एक्सेलरेशन को अपोजिट डायरेक्शन में आप फील करते हैं। जैसे बस अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो आप क्या फील करते हैं कि मुझे पीछे की तरफ कुछ पुश कर रहा है, या आप एरोप्लेन में बैठे हैं, एरोप्लेन आगे की तरफ एक्सेलरेट मोशन में है, तो आप पीछे की तरफ फील करते हैं, पीछे की तरफ फोर्स फील करते हैं। तो एक्सेलरेशन फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका, जिससे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भाग रहा हो और आप अंदर बैठे, तो आप पे जो फोर्स लग रहा है इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पीछे की तरफ, वही है अपना स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट पे अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन जिससे ऑब्जेक्ट जा रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, बट अपोजिट डायरेक्शन। तो स्यूडो फोर्स कहां कहां अप्लाई करने होंगे, कहां कहां अप्लाई करने होंगे, वहां वहां जबकि हम लोग बात करेंगे क्या, क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में। समझ में आया क्या थोड़ा थोड़ा? इसको थोड़ा और समझते हैं हम लोग। मान लीजिए एक व्हीकल है, मान लीजिए एक व्हीकल है, एक व्हीकल है अपने पास, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये जो कि एक्सेलरेटेड मोशन में मान लो। अब दो चीजें हैं, एक आदमी जो कि अंदर बैठा हो तो उसको बी ले लेते हैं, एक आदमी जो कि बाहर बैठा हो ए देखते हैं। तो इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, यह है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी, और अंदर जो बैठेगा उसके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पे एक पेंडुलम लेते हैं बेटा अपन। तो अगर आप पेंडुलम ले बेटा, पेंडुलम ले, तो पेंडुलम जैसे ही ये ब्लॉक या ये गाड़ी आगे मूव करेगा तो एक्सेलरेशन इस पे पीछे की तरफ लगेगा, यानी ये पेंडुलम पीछे आ जाएगा थोड़ा, है ना, ये पेंडुलम यहां से पीछे आ जाएगा और इसका रहेगा यहां पे टेंशन, यहां पे रहेगा टेंशन। तो अगर ए के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर हम लोग इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए देखें तो क्या देख सकते हैं अपन, कि अपने पास ये पेंडुलम है जो कोई एंगल थीटा बना रहा है, इस पे लग रहा है टेंशन टी, और इस पे एक्सेलरेशन है आगे की तरफ, ये हम लोग देख सकते हैं, है ना, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। अब ये थीटा है अपने पास, तो हम लोग इसको भी थीटा लिख सकते हैं, यानी ये कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट आगे क्यों मूव कर रहा है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट है, टुवर्ड्स राइट है, क्यों है और कितना एक्सेलरेशन है,
मास इंटू एक्सेलरेशन, और क्यों है? क्योंकि टी साइन थीटा। तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा? टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हैं आप। यहां पे कहां लिखा आपने? न्यूटन का सेकंड लॉ लिखा है, क्योंकि आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो आप लिख सकते हैं। दूसरा, आप वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी है। यानी आप टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? ए अपॉन जी लिख सकते हैं। किसके लिए? विथ रिस्पेक्ट टू ए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। यहां तक समझ में आया क्या? अब मान लो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं, यानी विथ रिस्पेक्ट टू बी लिख रहे हैं हम लोग। तो बी पे आप बैठो। अगर बी पे बैठोगे आप तो क्या दिखेगा आपको? कि बी तो रुका हुआ है सर। बी पे बी पे पीछे की तरफ सर एक फोर्स लग रहा है जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। और और ये एंगल थीटा था सर, तो ये एंगल भी थीटा है, और यहां पे लग रहा टेंशन का कंपोनेंट टी साइन थीटा। तो जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले गए तो वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वहां पे फोर्स है। जब आप इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वहां पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। दोनों चीज में बस इतना ही, और रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा। तो टी साइन थीटा ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, नीचे लग रहा है एम जी। तो आप अगर बैलेंस कर लें इनको, इनको बैलेंस करें, तो क्या लिख सकते हैं बेटा आप? इसको बैलेंस करके क्या लिख सकते हैं आप? यहां पे आप लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों फोर्स बराबर हैं। अभी हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे। जैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गए आप तो फोर्स की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे। टी कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? एम जी के बराबर आ गया। फिर से देखो टेन थीटा किसके बराबर आया? दोनों को डिवाइड कर दो, ए अपॉन जी आया। दोनों रिजल्ट सेम है। अगर टेंशन की बात करूं मैं बेटा, टेंशन की बात करूं, तो यहां पे टेंशन लग रहा, और टेंशन किसके कारण आया होगा? mg और ma के बराबर आया होगा। तो टेंशन की वैल्यू अगर आप लिखें तो आप कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं? ma का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, पाइथागोरस। ठीक है, ये है टेंशन। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा, रिजल्टेंट फोर्स ma और mg का, और उसी के बराबर टेंशन हो जाएगा अपना। समझ में आया ना?